हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागॉजी से है। और इस वीडियो में हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों करेंगे, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन अति संभावित क्वेश्चन हैं पेपर के लिए। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू जितना हो सके उतना पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आइए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति डांट डांट के अध्ययन की वकालत करती है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये किसके अध्ययन की वकालत करती है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन है संस्कृत। तो देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं का, या फिर सेकेंड है कि मातृभाषा, अंग्रेजी, राज्य की भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक तथा जनजातीय तथा छोटे छोटे समुदायों में बोले जाने वाली भाषाओं का, या फिर समूची विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी एक अध्ययन के रूप में। यह ऑप्शन नंबर डी है कि मातृभाषा यानी कि घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाएं। तो देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जा रहा है डांट डांट के अध्ययन का वकालत करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मातृभाषा यानी कि घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाओं का के अध्ययन का वकालत करती हैं। इसलिए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 बहुभाषी शिक्षा पर बल देती है। इसमें त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के अध्ययन की वकालत की गई है। अब सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं पढ़नी होती है। अब पहली भाषा देखिए कौन सी होगी, तो पहली भाषा होगी उसकी मातृभाषा यानी कि घर की भाषा या प्रदेश की भाषा, ठीक है। उसके बाद दूसरी भाषा उसकी होगी, तो दूसरी भाषा उसकी अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। और तीसरी भाषा, तो तीसरी भाषा हिंदी या कोई आधुनिक भारतीय भाषा यानी कि हिंदी वाले क्षेत्रों में। और एनईपी इनके अलावा शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाओं के अध्ययन को भी बढ़ावा देती है। और इस प्रकार यह मातृभाषा, घर की भाषा, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषाएं तथा विदेशी भाषाओं के अध्ययन को वकालत करती हैं। अतः आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है। वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो आप मराठी सीखने को उस बच्ची के भाषा अर्जन के रूप में वर्णित करेंगे, या भाषा अधिगम के रूप में, या सहारा देना के रूप में, या फिर परिकल्पना निवेश के रूप में वर्णित करेंगे? तो देखिए यहाँ पे कि जब एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है, तो बिहार से मुंबई आती है और वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है और अपने पड़ोसियों विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी भाषा सीखती है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? तो देखिए कि भाषा सीखने की 2 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है भाषा अर्जन, यानी कि जो स्वाभाविक और अनौपचारिक रूप से सीखी जाती हैं, और दूसरा होता है भाषा अधिगम, जो कि औपचारिक और नियमबद्ध तरीके से सीखी जाती हैं। अब बच्चे विद्यालय में, तो बच्ची विद्यालय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ती है, और यह भाषा अधिगम कहलाएगा क्योंकि यह नियमबद्ध वातावरण में होता है। लेकिन मराठी, तो मराठी भाषा अपने पड़ोस एवं मित्रों से बातचीत करके सीखती है, बिना किसी व्याकरण के नियमों को जाने। और यह सीखना सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक है, जो कि भाषा अर्जन की विशेषता है। और भाषा अर्जन में बालक केवल सुनकर, बोलकर और अनुकरण करके भाषा ग्रहण करता है। इसलिए मराठी भाषा का इस प्रकार सीखना भाषा अर्जन का उदाहरण है। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है किसी शिक्षार्थी को एक पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं जो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं।
अब यह किस रूप में जाना जाता है? यह सरसरी दृष्टि से पढ़ना जाना जाता है, या फिर बारीकी से पढ़ना जाना जाता है, या अर्थ संगत संकेत की दृष्टि से जाना जाता है, या फिर सूत्रात्मक संकेत की दृष्टि से जाना जाता है? तो देखिए, जब कोई शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते समय कुछ संकेत मिलते हैं तो उसे अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। अब कहा जा रहा है ये किस रूप में, यानी इस तरह का पढ़ना जो है तो ये किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, ये जाना जाता है अर्थगत संकेत के रूप में। ठीक है, अर्थगत संकेत के रूप में, क्योंकि अर्थगत संकेत पाठ्य सामग्री के अर्थ को समझने में सहायक होते हैं और पढ़ते समय शिक्षार्थी को कुछ संकेत मिलते हैं जो कि अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं, और ये संकेत शब्दों के अर्थ, संदर्भ और पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और इन्हें अर्थगत संकेत कहा जाता है। और यह प्रक्रिया गहन संसाधन का भाग है जिसमें सूचना को उसके अर्थ के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है, और भौतिक या ध्वन्यात्मक संकेतों की तुलना में अर्थगत संकेत जो होता है तो वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। अतः आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है? अब ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रियाएं, सेकंड है सूचना के लिए श्रवण, थर्ड है अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सूचनात्मक श्रवण। तो देखिए, कहा जा रहा है कि श्रवण की किस प्रक्रिया में मुख्य विचार समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष आरेखित करना तथा सारांश लिखना सम्मिलित है। तो ये सम्मिलित है अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं में, क्योंकि श्रवण की अधोमुखी प्रक्रिया में सुनने वाला पहले से ज्ञान और संदर्भ का उपयोग करता है और यह व्याकरण या व्यक्तिगत शब्दों की बजाय समग्र अर्थ पर ध्यान केंद्रित करता है, और इस प्रक्रिया में मुख्य विचार को समझना, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना और सारांश लिखना शामिल होता है, और शिक्षार्थी भाषा को समग्र रूप से देखता है। ठीक है, और विषय वस्तु को विस्तार में जाए बिना समझता है, और यह दृष्टिकोण से नीचे, यानी इसको हम कहते हैं टॉप डाउन। ठीक है, टॉप डाउन कार्य करता है, जहाँ सुनने वाला संदेश के अर्थ को मुख्य रूप से पकड़ता है। इसलिए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधोमुखी श्रवण प्रक्रियाएं। अब इसके विपरीत देखिए, तो इसके विपरीत आपका दिया गया है ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रियाएं। तो ऊर्ध्वोन्मुखी श्रवण प्रक्रियाएं ध्वनियों और शब्दों को डिकोड करने पर केंद्रित होती है। ठीक है, अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगले वाले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है, संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण डाट डाट के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण ये किसके रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? विषय वस्तु के शब्द के रूप में, या फिर अगला वाला ऑप्शन देखिए क्रिया शब्द के रूप में, या निष्क्रिय शब्द संपदा के रूप में, या ऑप्शन नंबर सी है कि सक्रिय शब्द संपदा के रूप में। तो देखिए, संज्ञाएं, क्रियाएं, विशेषण, क्रिया विशेषण ये जो हैं विषय वस्तु के शब्द के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो किसी वाक्य में मुख्य अर्थ या विषय वस्तु प्रदान करते हैं और इन्हें विषय वस्तु के शब्द कहा जाता है। क्योंकि संज्ञा जो है तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, और क्रिया, तो क्रिया जो है देखिए, क्रिया तो क्रिया जो है किसी कार्य या अवस्था को दर्शाती है, और विशेषण तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण तो क्रिया विशेषण क्रिया की रीति, समय या स्थान बताता है, और ये चारों शब्द वाक्य के मुख्य अर्थ यानी कि विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें विषय वस्तु के शब्दों में वर्गीकृत किया जाता है, और ये क्रियात्मक शब्द नहीं है बल्कि अर्थपूर्ण इकाइयाँ हैं। अतः आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषय वस्तु के शब्द। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, अगले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना
वह क्रियान्वित करना क्या कहलाता है? कार्यविधिक ज्ञान है या घोषणात्मक ज्ञान है या व्याकरणात्मक अनुवाद है या ऑप्शन नंबर डी है भाषा प्रक्रियाएं हैं। तो देखिए, संरचनाओं के बारे में ज्ञान तथा इसे सीमित अभ्यास द्वारा वर्णित करना या क्रियान्वित करना, ये घोषणात्मक ज्ञान है। ठीक है, सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ संरचनाओं के ज्ञान को वर्णित करने और सीमित अभ्यास द्वारा लागू करने की बात की गई है। और यह घोषणात्मक ज्ञान यानी कि डिक्लेरेटिव नॉलेज कहते हैं इसे, इससे संबंधित है, जो कि तथ्यों और नियमों का ज्ञान होता है। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि व्याकरण की संरचनाओं का ज्ञान होना, उसे शब्दों में समझाना और सीमित अभ्यास से उसे प्रयोग में लाना किसी प्रकार का ज्ञान है। और घोषणात्मक ज्ञान वह है जो शब्द रूप से बताया जा सकता है, जैसे कि नियम या परिभाषाएं। और यहाँ शिक्षार्थी को पहले व्याकरण का नियम संरचना सिखाया जाता है। देखिए, यहाँ जो है शिक्षार्थी को क्या सिखाया जाता है, तो पहले व्याकरण का नियम यानी कि संरचना सिखाया जाता है, फिर वह उसे वर्णित करता है, यानी कि वह उसे बाद में वर्णित करता है और अभ्यास करके उसे लागू करता है। और यह प्रक्रिया घोषणात्मक ज्ञान को दर्शाती है, क्योंकि इससे स्पष्ट निर्देश और नियमों का प्रयोग होता है। इसलिए जो है कार्यविधिक ज्ञान जो है, यानी कि कार्यविधिक ज्ञान में नियम बताए बिना क्रिया पर ध्यान होता है, जबकि यहाँ नियम पहले सिखाया जाता है। अतः आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोषणात्मक ज्ञान। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत डाट डाट है। तो प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत क्या है? बनावटी पठन सामग्री है या साहित्यिक कार्य है या पठन यानी कि पाठ्य पुस्तक के लेखकों द्वारा विकसित पठन सामग्री है या डी है कि प्रमाणिक पठन सामग्री है। तो देखिएगा यहाँ की प्राकृतिक भाषा में संदर्भ से पठन सामग्री का स्रोत, तो ये है प्रमाणिक पठन सामग्री। क्योंकि प्रमाणिक पठन सामग्री वह है जो प्राकृतिक भाषा के वास्तविक संदर्भों से ली गई हो, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं या देसी वक्ताओं द्वारा लिखे गए पाठ। और प्रश्न में प्राकृतिक भाषा में संबंध में पठन सामग्री का स्रोत पूछा गया है, और इसका अर्थ है कि पढ़ने की सामग्री यानी कि वास्तविक जीवन को, भाषा को दर्शाती है, ना कि ये कृत्रिम रूप से बनाई गई हो। और ऐसी सामग्री को प्रमाणिक पठन सामग्री कहा जाता है, और यह देसी वक्ताओं द्वारा लिखी गई होती हैं और इसमें कोई कृत्रिमता नहीं होती है। अतः आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।